हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं आपको ओवरव्यू बता दूं पूरे ही क्लास 10th में क्या क्या पढ़ने हैं आपको केमिस्ट्री में। तो पूरे क्लास 10th केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। दूसरा चैप्टर है आपको एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट। तीसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथे चैप्टर में आप पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और सबसे लास्ट चैप्टर में आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को जानेंगे। तो सारा ही चैप्टर बहुत आसान है। हमारे चैनल पे सारा ही चैप्टर का लेक्चर उपलब्ध होगा और बहुत ही जल्दी उपलब्ध होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और सारे ही लेक्चर को एंजॉय कीजिए और इससे जितना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उसको गेन कीजिए। और हम लोग बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आप हमें फीडबैक प्रोवाइड करें कि और आपको कौन कौन से चैप्टर के लेक्चर चाहिए। ठीक है गाइज, तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि इस लेक्चर में हमें स्पेसिफिकली क्या क्या पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है इस चैप्टर को। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन को जानेंगे और हम तीसरे नंबर पे ये जानेंगे कि किसी भी जगह पे जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको कैरेक्टराइज कैसे करें, कैसे पता करें कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर का मोटिव यही है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करना। तो उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आपको इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि इस चैप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी है, वो कुछ स्टेटमेंट के थ्रू आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। मतलब गर्मी के टाइम पे दूध को अगर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो तो क्या होता है। ठीक है, उसी तरह अलग अलग 3-4 और स्टेटमेंट है। अगले स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर आप खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए तो फिर क्या हो जाता है। तीसरी जगह पे आपसे पूछ रहा है कि ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है तो फिर क्या होता है। चौथे प्लेस पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप फूड को कुक करते हैं तो फिर क्या होता है। और पांचवें जगह पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है उसके बाद क्या होता है। और लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप रेस्पायर करते हैं तो फिर क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है। तो इन सारे क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से बहुत ही जुड़ा हुआ है। एक तरह से बोले तो आप मतलब हमारे लाइफ से बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है इस चैप्टर का, इसीलिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सारे ही क्वेश्चन का आंसर मैं एक एक करके आपको बता दूं। अगर आप दूध को गर्मी के टाइम पे रूम टेम्परेचर पे आप छोड़ देंगे तो फिर उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिसको कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। और उसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में बोले तो उसको हम बोलते हैं कि दूध फट गया है। तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ने पे गर्मी में दूध फट जाती है। दूसरा था कि आयरन ऑब्जेक्ट को आप अगर बाहर में छोड़ देते हो तो फिर क्या होता है, तो उस पर रस्ट लग जाता है, मतलब उस पर जंग लग जाता है। तीसरे नंबर पे था ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है तो फिर क्या होता है। तो ग्रेप्स जब फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरता है तो वो वाइन या अल्कोहल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। चौथे नंबर पे जब खाना को हम पकाते हैं तो फिर क्या होता है। खाना पकाने से पहले ईटेबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है और जब हम पका लेते हैं तब हम उस खाना को खा सकते हैं। तो ये हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर। पांचवें क्वेश्चन में था डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और छठे नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था जब हम रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है। तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, जिस एनर्जी को लेकर हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे काम को करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया और हमें ये भी पता चल गया ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब
कि कैसे हम कहीं पे पता करेंगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले बचपन में आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं। तो आपको पहले से भी पता होगा फिजिकल चेंज के दौरान ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज होते हैं, जैसे कि उसका शेप चेंज होता है या फिर साइज चेंज होता है या फिर अपीयरेंस में चेंज आता है। आइस का जब मेल्टिंग होता है तो वो फाइनली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर फिर से अगर उसका फ्रीजिंग करवाते हो आप तो फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सब्सटेंस एक ही है, उसका फॉर्म बस चेंज हो रहा है, उसका प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप लकड़ी को तोड़ दोगे छोटे छोटे पार्ट में, यहीं पे एग्जाम्पल में लिखा है ब्रेकिंग ऑफ वुड। अगर आप लकड़ी को तोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, उसके प्रॉपर्टी में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बस शेप साइज में चेंज आ सकता है लेकिन प्रॉपर्टी में कभी चेंज नहीं आएगा। तो इस टाइप के चेंज को, जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि शेप साइज या अपीयरेंस चेंज होता है, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और नोट में नीचे लिखा हुआ है नो न्यू सब्सटेंसेज आर फाउंड, मतलब फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो फिजिकल चेंज का: मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, श्रेडलिंग ऑफ पेपर, चॉपिंग वुड एंड बहुत सारा और एग्जांपल दिया हुआ है। इसके बाद हम केमिकल चेंज को पढ़ेंगे। तो केमिकल चेंज के डेफिनेशन में एक तरह से लिखा है ड्यूरिंग केमिकल चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी में चेंज आती है। और कौन सी प्रॉपर्टी में? तो केमिकल प्रॉपर्टी, सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आती है। जैसे कि लाइटनिंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जब आप जलाते हो तो क्या होता है, वहाँ पे लाइट भी निकलता है, हीट एनर्जी भी निकलती है, और वो कैंडल फाइनली छोटा होते जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, तीन तीन चीज़ अलग अलग फॉर्म में निकल रहा है। एक तो हीट निकल रहा है, उसके अलावा लाइट एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में वो सब्सटेंस ख़त्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें बन रहे हैं जो कि इनिशियल चीज़ें से अलग था, मतलब कि कैंडल से अलग था लाइट निकलना। तो आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के दौरान केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। जैसे कुकिंग फूड जब कुक नहीं होता है, रॉ फॉर्म में होता है, तब क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है जब वो कुक हो जाता है, मतलब वो पक जाता है तब। तो केमिकल चेंज के दौरान न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज को आप समझ गए होंगे किसको बोलते हैं। केमिकल चेंज का कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, वो आप देख सकते हैं: रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एन एग। ये सब एग्जांपल है केमिकल चेंज का। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्टिविटी को। सबसे पहला एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का। यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 लिखा है आपके एनसीईआरटी बुक में इसको, और कॉशन भी दिया हुआ है कि इस एक्टिविटी को आप टीचर के प्रेजेंस में ही कीजिएगा। तो मैं भी आपसे यही बोल रहा हूँ कि इस एक्टिविटी को जब भी कीजिएगा तो टीचर के प्रेजेंस में ही कीजिएगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम देखते हैं। इस एक्टिविटी में सबसे पहले बोल रहा है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को लो और आप उसको क्लीन करो सैंड पेपर के थ्रू। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों क्लीन करना ज़रूरी है मैग्नीशियम रिबन को? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, मतलब मैग्नीशियम रिबन, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है अपने ऊपर, जो कि उसको रेसिस्टिव बना देते हैं हीट से। मतलब जब आप उसको जलाओगे तो उतने अच्छे से वो बर्न नहीं करेगा, इसीलिए हम उसको सबसे पहले सैंड पेपर से साफ़ करते हैं, उसके बाद हम उसको जलाते हैं। तो इसका आंसर ये था क्यों क्लीन करते हैं, इसका आंसर यही था। उसके बाद आपको बोला जा रहा है होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। और आगे कुछ लिखा है, और सबसे लास्ट में पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो देखो, जब भी मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो मैग्नीशियम का जब भी बर्निंग होता है उस समय मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसका फार्मूला है MgO। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एस के फॉर्म में प्रेजेंट हमें मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में।
मतलब एस मतलब राख के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान। दूसरे एक्टिविटी में आपको बोला जा रहा है लीड नाइट्रेट लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिला दीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा है, लीड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तब उसमें कलर का चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिखा है द कलर ऑफ प्रोडक्ट्स इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट में जब लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड होता है तब उसका कलर डिफरेंट होता है, और जब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाता है तो उसका कलर डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है lead iodide is yellow and potassium nitrate is a colorless solution। मतलब lead नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आप रिएक्ट करवाते हैं तो lead आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। लेड आयोडाइड होता है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसके बाद तीसरे एक्टिविटी में आप देखेंगे कि जिंक ग्रेनुअल, इसका रिएक्शन हमें डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाना है। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? इस रिएक्शन के दौरान जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में हीट रिलीज होता है। और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक को रिएक्ट करवाएं तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में हीट रिलीज होता है। तो इन तीनों ही एक्टिविटी में आप अलग अलग देख क्या रहे हो? सबसे पहले एक्टिविटी में कुछ ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा था जिसका प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग था। ठीक है, ये मैग्नीशियम वाला एक्टिविटी की बात कर रहे थे। दूसरे रिएक्शन में आपने क्या देखा कि यहाँ पे कलर का चेंज हो रहा है, और तीसरे रिएक्शन में आपने क्या देखा? हीट निकल रहा है। तो जिस भी रिएक्शन के दौरान ये सारा चीज़ होता है, मतलब कि सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आ जाता है, या फिर उसके कलर में चेंज आ जाता है, या फिर गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब गैस बाहर निकलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, या फिर चेंज इन टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी निकलता है, या फिर टेम्परेचर कम हो जाता है किसी भी रिएक्शन के दौरान। तो हम बोल सकते हैं ये सारा चीज़ जिस भी रिएक्शन के दौरान होता है उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक यही है, जिस भी रिएक्शन के दौरान चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन कलर हो, या फिर गैस इवॉल्व हो, या फिर टेम्परेचर में चेंज हो, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब आप केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देख सकते हो। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? द केमिकल चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस reacts with each other to form new substance with entirely different properties than initially taken substance। इसका मतलब है कि जिस भी केमिकल चेंज के दौरान एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर दूसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाते हैं प्रोडक्ट में, जिसका प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आपने इस लेक्चर में करवाए हुए एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट साइड का जो प्रॉपर्टी था वो प्रोडक्ट साइड से अलग था। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में चेंज आ रहे थे। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन वाले केस में आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, जबकि प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का पाउडरी फॉर्म अवेलेबल था। उसी तरह दूसरे वाले एक्टिविटी में आपने देखा कि रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट का कलर कुछ और था और प्रोडक्ट साइड में कलर चेंज हो गया था। उसी तरह आपने तीसरे एग्जाम्पल में देखा कि रिएक्टेंट साइड में चीज़ें जब रिएक्ट की तब प्रोडक्ट साइड में कहीं ना कहीं हीट का इवोल्यूशन हो रहा था। तो इन सारे ही चीज़ों में आपने क्या देखा? कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रही है। तो ये सारा ही जो एक्टिविटी लेक्चर में करवाया गया है वो सारा ही एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल था। तो उम्मीद है कि आपको केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, और हम कब कब बोल सकते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी ये चारों पांचों पॉइंट हो रहा हो, चेंज इन स्टेट हो रहा हो,
या फिर चेंज इन कलर हो रहा हो, या फिर गैस इवॉल्व हो रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। या फिर कभी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक था जिससे आप बता सकते हो कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, और आप केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ये देख के नोट डाउन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर गाइज, एंड डू हार्ड वर्क बिकॉज देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस पाना है, अच्छे मार्क्स पाने हैं, तो आपको वर्क हार्ड तो करने ही होंगे कहीं ना कहीं। देखो चैप्टर्स बहुत ही आसान है, थोड़ा भी टाइम दोगे तो आपको सारा चीज़ समझ में बहुत आसानी से आने लग जाएंगे। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि वर्क करो चैप्टर पे, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार पढ़ो और रिवाइज करो।